खेल लगा रखा है क्या डेमोक्रेसी का? उसको तोड़ेंगे क्या? पैसे की इतनी मस्ती आई क्या आपके पास? जो आएंगे वो हमारे, ले आएंगे वो बेईमान गद्दार। ईडी सीबीआई की धमकी आप किसको दे रहे हैं? हमको? हम जेल में जाकर आ चुके हैं, हम वापस जेल जाने के लिए तैयार है। नमस्कार, दोपहर 3 बजे की डिबेट 3 का तर्कश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी खंडवाल। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी यूबीटी एक बार फिर बगावत की आंधी झेल रही है। 4 साल में दूसरी बार यूबीटी के साथ ये हो रहा है। कथित ऑपरेशन टाइगर के बाद शिवसेना उद्धव गुट के 6 सांसदों में टूट की खबर है। एनडीटीवी को जो एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है उसके मुताबिक शिवसेना यूबीटी के बागी सांसदों ने आज लोकसभा स्पीकर से मुलाकात की और एकनाथ शिंदे की पार्टी को समर्थन देने का पत्र भी सौंपा है। इतना ही नहीं, बागी सांसदों ने शिवसेना शिंदे ग्रुप में विलय का जिक्र भी किया है। स्पीकर को लिखी उद्धव के बागी सांसदों की जो चिट्ठी है उसमें दावा है कि क्योंकि पार्टी के सीनियर नेता कांग्रेस के साथ विलय करना चाहते थे, इसीलिए वो यूबीटी छोड़ रहे हैं। कारण भी कोट किया गया। इधर बागी सांसदों को संजय राउत ने गद्दार बता दिया और कहा कि 10-10 करोड़ रुपए मिलने के एवज में ये आरोप लगाए जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर बगावत पर सियासी घमासान छिड़ गया है। पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र के बाद सवाल उत्तर प्रदेश को लेकर भी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में भी असंतोष और नाराजगी की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र से लेकर उत्तर प्रदेश तक आगे क्या होने वाला है, आज इस पर बड़ी डिबेट हम करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले महत्वपूर्ण सवाल, आखिर बगावत की यह आंधी कहां तक चलेगी? किसका हाथ है इसके पीछे? क्या उद्धव ठाकरे की पूरी यूबीटी टूट जाएगी? राज्य क्षेत्रीय दलों के टूटने के मायने क्या हैं? बंगाल, महाराष्ट्र के बाद क्या यूपी का नंबर है? और इससे बड़ा सवाल यह भी कि आगे मॉनसून सत्र के नंबर गेम में क्या परिवर्तन होगा संसद के भीतर। तो इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल इस वक्त मौजूद है। आपका परिचय उनसे करा दें। हमारे साथ बीजेपी से अनिरुद्ध प्रताप सिंह जुड़ गए हैं, आरएलडी से महासचिव मलुक नागर जी आ गए हैं चर्चा में, समाजवादी पार्टी से मनोज यादव काका साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रभात कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पर शुरुआत प्रभात कुमार जी आपके साथ ही कर रही हूँ। खबरें निकल कर ये आ रही हैं, बागी सांसद नाराज थे कि कांग्रेस में विलय करने की सोच रही थी सीनियर लीडरशिप, इसलिए हमने ये कदम उठाया। नहीं, देखिए, कुछ तो लोग कहेंगे ये सांसद इनको ये बताना चाहिए, इनको जवाब किसी और को ना दें, ये तो जवाब अपने क्षेत्र के मतदाताओं को दें कि किस विचारधारा के साथ चुनाव लड़ करके और किस विचारधारा के खिलाफ चुनाव लड़ करके ये संसद तक पहुंचे हैं। लोकतंत्र के मंदिर और लोकतंत्र से सीधा छल का मसला है ये। रह गई बात, उससे बड़ी बात क्या है ना मीनाक्षी जी, जो चाल चरित्र चेहरे की दुहाई दिया करते थे, आज उनका चाल चरित्र चेहरा प्लस नैतिकता वो साफ स्पष्ट नजर आ रही है। ये जो प्रपंच रचा जा रहा है, इस प्रपंच के पीछे का जो खेल है वो समझना ज्यादा आवश्यक होगा। इसके पीछे का प्रभात कुमार जी, आपके सवाल पर बीजेपी से जवाब लूंगी मैं, लेकिन मेरा सवाल देखिए सर आपसे ये है, ये नैतिकता और आदर्श की बातें राजनीति में अब कहां स्टैंड करती हैं, इस पर अब मैं क्या कहूं, राजनीतिक दल इसको बेहतर जानते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है, अगर पार्टी के भीतर जो टूट हो रही है, चाहे बंगाल का मामला हो, महाराष्ट्र के मामला हो, अपने भीतर भी तो, अपने गिरहबाह में भी तो झांकना पड़ेगा कि क्यों हमारे नेता छोड़ के जा रहे हैं। बच रही है क्या इससे पार्टियां? मीनाक्षी, या मुख्य मुद्दे को एड्रेस नहीं करना चाहते? नहीं मीनाक्षी जी, मैं आपके प्रश्न पे आ रहा था, लेकिन मैं उस प्रश्न से पहले अपनी एक बात कह दूं कि ऐसा हो क्यों रहा है। आपने विगत दिनों में देखा है, जैसे ये अनैतिक तौर पर परिसीमन बिल लेकर के आए और उसको एक आर दिया महिला बिल को लेकर के, महिला आरक्षण बिल को लेकर के, जो पहले से ही 2023 में पास है, और उसमें सरकार मुंह की खाई। ठीक है, आज उसका बदला लेने के लिए, मीनाक्षी जी मैं स्पष्ट कर दूं, इसमें नैतिकता और ये आधार मैं नहीं जोड़ूंगा, उस पटकनी का बदला लेने के लिए ये जो तोड़ फोड़ लूट खसोट की राजनीति शुरू हो गई है और ये जो खुला खेल फरुखावादी खेला जा रहा है, ये सिर्फ आप अभी शिवसेना की बात है। ठीक है, नहीं मैं यूपी पे भी आऊंगी अभी। हाँ, यूपी पे भी आऊंगी। नहीं, मलुक साहब मेरे बड़े भाई हैं, वो भी बैठते हैं। आप अगला नंबर इनका भी हो सकता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का इतिहास रहा है
कि गैरों को तो ईडी सीबीआई से निपटाते हैं, अपने को सीडी से निपटाते हैं, तो क्या पता अगला नंबर किसका हो। मलुक नागर जी, नंबर चाहे जिसका ठीक है, अनिरुद्ध जी आऊंगे आपके पास, लेकिन मलुक नागर जी बड़ा सवाल उठा दिया उन्होंने यहाँ पर कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन के दलों की बात है, जो जो बीजेपी के साथ गए उन्होंने कैसे धीरे धीरे उन दलों को ही साफ कर दिया, ये बड़ा आरोप है उनका। जिन राज्यों में छोटे भाई थे वहां बड़े भाई बनकर आ गए, तो बीजेपी की छत्र छाया बहुत ज्यादा क्षेत्रीय दलों के लिए काम नहीं आई। मलुक नागर जी, मीनाक्षी देखो, पूरे देश में सभी प्रदेशों को देखें तो कोई भी प्रदेश ऐसा नहीं है जहां एनडीए में लड़ाई हो या खींचतान हो, आराम से मिलकर लड़ते हैं और इन्हें हराते हैं। और पूरे देश में किसी भी प्रदेश को ऐसा दिखा दो जो सो कॉल्ड इंडिया गठबंधन में आपस में ही ना लड़ते हों, इसीलिए ये चुनाव हर जगह हार रहे हैं। अभी आपने कहा नैतिकता की बात, मीनाक्षी जी मैं संशोधन कर रहा हूं आपके बात में कि सबसे बड़ी नैतिकता है इस देश का संविधान, और इस देश के संविधान की क्लॉज 10 के पैरा 4 के अनुसार अगर किसी भी पार्टी के एमएलए और एमपी 2/3 टूट के चले जाएंगे तो वो संवैधानिक अपने आप में एक तरीका है अपनी अलग से व्यवस्था करने का, तो सबसे बड़ी नैतिकता है। और दूसरा, अगर पार्टी का भी किस पे जाए, उसका भी पार्टी के संगठनात्मक ढांचे के जितने भी पदाधिकारी हैं जो रिकॉर्ड सबमिट है, उसके भी 2/3 अगर जाए तो पार्टी भी जा सकती है, जैसे महाराष्ट्र में गई है। जहां तक इनकी बात है कांग्रेस की, ये तो खुद ही इस स्थिति पे पहुंचाए हैं इन्होंने, सब बाकी दल भी और अपना कांग्रेस का दल भी। आज राहुल गांधी जी वहां पिछले बीती रात कल वहां पहुंच गए उदयपुर राजस्थान में। वहां राजस्थान में सचिन पायलट और गहलोत का झगड़ा और सचिन पायलट के साथ धोखा, अन्याय और जो गुनाह कांग्रेस ने करा, उनकी राजनीतिक हत्या कर दी, गहलोत को उनकी जगह मुख्यमंत्री बना दिया। और गहलोत और सचिन पायलट के एपिसोड से सीख करके कर्नाटक में डी शिव कुमार ने सिद्धारमैया साहब को पूरा चौकन्ने होकर पलट दिया और अपने एमएलए कंप्लीट अपने कर लिया, वहां तो उनको न्याय मिल गया। पर राजस्थान में आज राहुल गांधी जी सचिन पायलट साथ हैं, तो क्या सचिन पायलट को राहुल गांधी जी न्याय देंगे? ठीक है, मनोज यादव जी के पास जाऊंगी, लेकिन हाँ ठीक है, प्रभात कुमार जी जवाब दीजिए। अपने साथियों को मनोज भाई से मांग हर जगह पूरे देश में मर रहे हैं, इसीलिए इनके सांसद तोड़ करके जा रहे हैं, इनके इसलिए सारी पार्टियां टूट रही है। असलियत में जिम्मेदार कांग्रेस है, मुखिया कांग्रेस है, बोल लिया प्रभु, हमें तो 5 सेकंड निभाया नहीं जा रहा है। हाँ बोलिए प्रभात जी, बोलिए। अरे ये डिक्टेटरशिप नहीं है बॉस, ये एनडीटीवी का प्रोग्राम है बस। ठीक है, अपनी बात रखिए, मेरी बात तो टूट होगी या नहीं होगी। ठीक है, मलुक नागर जी सुन लेते हैं। हाँ, एक बार वो कुछ कहना चाह रहे हैं, आप ही के पॉइंट पर जवाब दे रहे हैं। ठीक है, प्रभात कुमार जी बोलिए। बस 5 सेकंड में जवाब दे रहा हूं। मलुक भाई बड़े सम्मानित है, मेरे बड़े भाई हैं। दिक्कत क्या है कि संगत से गुनात है, संगत से गुंजात। भाजपा के संगत में गए हैं तो हर किसी के परिवार में विद्वेष करवाना इनके स्वभाव में आ गया। अभी ये गहलोत साहब और सचिन पायलट साहब की बात कर रहे थे। मलुक भाई आप मैं तो बोलूंगा नहीं क्योंकि आप सम्मानित है मेरे। आप पहले कहां थे और जिस पार्टी में अभी आप है ना मलुक भाई, बड़ी शर्मनाक बात है। किसी और का विधायक लेकर के अभी तक सांसद बने हो, पहले रिजाइन कर लो, फिर नैतिकता की बात करना शोभा देगा, वो संवैधानिक नहीं है। ठीक है, और ना तो आप संविधान के मूल्यों की बात करो। ठीक है, मनोज यादव काका जी, एक बात जो यहाँ पर मलुक नागर साहब ने उठाई बड़ी इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि संविधान के दायरे में अगर बागी निकल कर जा रहे हैं और पार्टी में टूट आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, एक सेकंड है ना मनोज यादव जी, अगर वो 2/3 का नियम जो है उसके दायरे में वो जा रहे हैं छोड़कर, तो इसमें कानूनन तो कुछ गलत नहीं है संसद के कानून के हिसाब से। उल्टा सवाल तो ये बनता है कि आप अपने नेताओं को दल में रोक नहीं पाए। नहीं मीनाक्षी, ठीक बात है। कोई अगर वैधानिक बात अगर बड़े भाई मलुक नागर ने कहा है तो उसका सम्मान किया जाना चाहिए, और ये विधिवेत्ता भी हैं और ये कभी लोकसभा के सांसद भी हुआ करते थे। एक राहत इंदौरी साहब का एक शेर है कि नई हवाओं की सोहबत बिगाड़ देती है और कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है। जो जुर्म करते हैं इतने बुरे नहीं होते, सजा न दे करके अदालत बिगाड़ देती है। तो अब ये जिस छत पे और जहां उड़ रहे हैं, इनसे नैतिकता की बात अब क्या, बस इन पर एक शेर और मुझे याद आ गई कि वो जो तुम्हारे वफादार बैठे हैं
हमारे भगाए हुए गद्दार बैठे हैं, तो भाई और साथी से उस नैतिकता की बात और संविधान की बात कर रहे हैं। आप देश के प्रधानमंत्री से आपने कोई नैतिक सवाल पूछा? आपने पूछा कि 2014 से लेकर के 26 तक भारतीय जनता पार्टी ने 14 सरकारों को तोड़ा, अनेक दलों को बर्बाद किया। क्या यही नैतिकता है, यही सूचिता है? हमारे संविधान के तो प्रस्तावना में ही बात करी गई है कि हम एक लोकतांत्रिक देश हैं, हम सभी का सम्मान करेंगे, हम बंधुता बढ़ाने वाला काम करेंगे। जब नरेंद्र मोदी जी भाषण देते हैं कि कपड़े देख के मैं लोगों को पहचान लेता हूं, तो ये बंधुता वाली बात होती है। आप कहां जाकर के और कैसी बात कर रहे हैं? आप कम से कम आपसे तो उम्मीद, और भारतीय जनता पार्टी आप भी जानते हैं कि आपके जो राज्यसभा सांसद हैं, जो देश के केंद्रीय मंत्री हैं यार, वो कहाँ थे? कहाँ से? समाजवादी पार्टी में सब ठीक है? समाजवादी पार्टी के भीतर सब ठीक है? मीनाक्षी, समाजवादी पार्टी चूंकि श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि हम कोई, समाजवादी पार्टी कोई बख्शीश की राजनीति नहीं करती है। समाजवादी पार्टी संघर्ष की राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी इस देश में संविधान के मूल्य और कितने गहरे हों, 140 करोड़ लोग, उसकी राजनीति करती है। समाजवादी पार्टी के नायक और उसका नेतृत्व कर रहे हैं। 37 सांसद इंटैक्ट हैं क्या? 37 सांसद इंटैक्ट हैं? मैं ये सवाल पूछ रही हूं। बहुत मीनाक्षी का सवाल बहुत गहरा है, मैं उसको और बड़ा कर दूं। 37 सांसद इंटैक्ट हैं, बस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चंदा इंटैक्ट नहीं है, वही चोरी हो रहा। बस इस देश में नीट का पेपर इंटैक्ट नहीं है, वही चोरी, और वही चुभ रहा है। इसलिए इस तरह के विमर्श लाया जाए। समाजवादी पार्टी के संघर्ष के 10 साल बीते, हमारा एक भी कार्यकर्ता, मैं खत्म मीनाक्षी, 10 सेकंड कंप्लीट करिए। 10 साल संघर्ष में समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता नहीं बीजेपी तोड़ पाई। कैसी बात कर रही है? ठीक है अनिरुद्ध जी, अब आखिरी में आपके पास आई हूं क्योंकि मैं चाहती थी सारे पॉइंट्स एक बार इकट्ठे हो जाए, उसके बाद आप जवाब दीजिएगा। ये पैटर्न क्या कहता है सर? ऑपोजिशन अगर बार बार ये सवाल उठा रहा है तो इस सवाल के बीच में एक पैटर्न दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी से नाराज होकर सांसद बीजेपी में विलय कर लेते हैं, तृणमूल से नाराज होकर सांसद विधायक आ जाते हैं आपके पाले में, लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी सौंप देते हैं। वही पैटर्न हमको महाराष्ट्र में दिखाई देता है। खबर अब निकल कर आ रही है कि तमिलनाडु में भी कुछ ऐसा हो सकता है। मॉनसून सत्र से पहले नंबर गेम आपके पक्ष में होना चाहिए, क्योंकि महत्वपूर्ण बिल जो सरकार को पास कराने हैं उनके लिए नंबर चाहिए, और उस सबके दायरे में ये एक बिग पिक्चर जो है इन टूट के दायरे में इस वक्त दिखाई दे रही है। मीनाक्षी जी देखिए, ऐसा है कि अगर कोई पार्टी अपना घर न बचा पाए तो वो जाने उसका काम जाने, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना। अगर किसी पार्टी के सांसद आकर एनडीए को, भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देना चाहते हैं, तो अगर राष्ट्र प्रेम से प्रेरित, सर ये बड़ी मासूम बात है कि अचानक से आम आदमी पार्टी के बागियों को बीजेपी अच्छे लगने लगी, टीएमसी के बागियों को बीजेपी अच्छी लगने लगी, जो है ये महाराष्ट्र के जो नेता है उनको, ये थोड़ा सा समझिए। मैं जिस पैटर्न का जिक्र कर रही हूँ, कहीं पर तो पीछे पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है ना। नहीं, पर्दे के पीछे भारतीय जनता पार्टी एनडीए कुछ नहीं करती, जो करती सबके सामने ही करती। अगर किसी के मन में राष्ट्र प्रेम से प्रेरित होकर अंधोते उद्देश्य के लिए आना चाहता, करना चाहता, तो उसका व्यक्तिगत अधिकार है। और रहेगी टेक्निकल बात, यहाँ पे जितने पैनल में लोग बैठे, केवल सांसद मलूक नागर जी रहे हैं, उन्होंने बहुत अच्छे से एलेबोरेट कर दिया टेक्निकल बातें, तो मुझे कहने की उस बात में जरूरत नहीं है। दूसरी बात है, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने जो बात कही, भाई समाजवादी पार्टी की विचारधारा राम मनोहर लोहिया जी की थी। राम मनोहर लोहिया जी का परिवार अकबरपुर में कहीं गुम हो गया और इनका परिवार सफाई इटावा को सफाई बना दिया। दूसरी चीज आती है कि ये कहते हैं कि किस तरीके से प्रधानमंत्री जी के ऊपर बोलते हैं। अभी इन्हीं के सांसद जावेद अली कैसे बोलते हैं बहुसंख्यकों के अंदर की जहरीले हो गए, ये हो गए, वो हो गए। 1 रुपया चंदा इन्होंने पार्टी में 1 रुपए का रसीद दिखा दे, समाजवादी पार्टी के लोग 1 रुपए का रसीद नहीं दिखा पाएंगे। लेकिन वहीं पे अगर रौनाही में मस्जिद बन रहा, हो सकता है ये लोग दबा के ईंट भी भेज रहे होंगे। तो इन लोगों के अंदर जो चीजें हो चुकी है, अब भाई अपनी पार्टी नहीं संभल रही, अपना सरकार नहीं संभल रहा, अपना सब कुछ, अपना जिसका घर नहीं संभल रहा, तो उसको कोई क्या करे, भारतीय जनता पार्टी क्या करे। ठीक है मनोज यादव काका जी, ये टूट बीजेपी में क्यों नहीं हो रही है? ये टूट बीजेपी में क्यों नहीं हो रही है? मीनाक्षी जी 10 सेकंड दे दीजिए। बीजेपी से भी तो नेता टूट के समाजवादी पार्टी में, कांग्रेस में जा सकते हैं ना, ऐसा तो नहीं हो रहा। तो क्यों अपना कुनबा नहीं संभल रहा? एक आ रही हूँ सर, 1 सेकंड। मनोज यादव काका जी, बीजेपी में क्यों नहीं हो रही है टूट? नहीं, बीजेपी में टूट, ये तो बहुत लोग, आप मीनाक्षी ये बहुत बड़ा सवाल कर रही हैं, सही सवाल कर रही हैं। इस देश वो जो बात है कि स्वार्थ के सब सके बिन स्वार्थ कोई ना है, और सेवाएं पक्षी सरुस तरह नीरस भय उड़ जाए। बीजेपी कल विपक्ष में हो जाएगी, देखिएगा। जब ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स हम लोगों का होगा, जब केंद्र में सरकारें होंगी, देखिएगा बीजेपी के लोग तो आपके दरवाजे तक आ जाएंगे कि जल्दी ज्वाइन करा दो समाजवादी पार्टी।
बीजेपी के लोगों, इन लोगों से डरपोक कोई लोग हैं, इन लोगों से तो राजनीति प्रलोभन से चल रही है, राजनीति प्रलोभन से चल रही है। मलूक नागर जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है। मलूक नागर जी ने एक एक करके मलूक नागर जी, ये कितनी बड़ी विडंबना है कि आज की तारीख में अगर जो नेता बागी हो रहे हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पर संजय राउत साफ कह रहे हैं ना कि 15-15 करोड़ ऑफर कर दिए गए। अनुज जी एक सेकंड सर, जब आपके पास आऊंगी सर तब बोलिएगा प्लीज। मलूक नागर जी, संजय राउत कह रहे हैं 10-10 करोड़ रुपए पहुंच गए हैं बागियों के पास और बाकी 10 करोड़ की खेप और पहुंचने वाली है। ये किस तरह का पैराडॉक्स इस वक्त भारतीय राजनीति में दिखाई दे रहा है कि जब तक नेता आपके साथ है तब तक वो ठीक है, बागी होकर चला गया तो पैसे के लालच में बिक गया। मीनाक्षी जी, कल सुबह संजय राउत साहब का स्टेटमेंट था सारे नेशनल टेलीविजन पे। वो हमारे लोग हैं, विचारधारा के लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, वो किसी के साथ नहीं जाएंगे, हमारे साथ जाएंगे। कल शाम को उनका बयान था वो गद्दार थे, धोखेबाज थे और हमारी पार्टी चुनाव जीते और वो चले गए। तो संजय राउत साहब को सोचना चाहिए था, वो विचारधारा बाबा साहब की विचारधारा और बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के लोग थे, कांग्रेस से मैच नहीं कर रहे थे, इसलिए विचारधारा पे हो गए। आज कह रहे उन्होंने 10-10 करोड़ 15-15 करोड़ ले लिए। भाई तुम पे क्या प्रूफ है? तुम पे मानहानि का केस अगर उन सांसदों ने जब डाल दिया तो तुम क्या जवाब दोगे? तो कुछ भी बोल दो। कल सुबह से लेकर अब तक 3 बार स्टेटमेंट संजय राउत साहब ने बदले हैं, तो उनके कौन से स्टेटमेंट को मीनाक्षी जी सही माने? देश की जनता देख रही है, देश के लोग देख रहे हैं। प्रभात कुमार जी, यहाँ पर एक बात जो निकल कर सामने आ रही है, देखिए जिस तरह से क्षेत्रीय दलों में टूट दिखाई दे रही है, इनडायरेक्ट फायदा तो फिर कांग्रेस पार्टी को पहुंचेगा ना। देश में अगर 2 ही पार्टी बचती है, क्षेत्रीय दल धीरे धीरे कमजोर होते हैं, उनका अस्तित्व मिटता है, तो इनडायरेक्ट फायदा किसको है? बीजेपी अभी सेंटर में रूल कर रही है, लेकिन ऑपोजिशन में अगर कांग्रेस वो शक्ति उभर कर आती है तो ये सूट करता है आपकी राजनीति को। मीनाक्षी जी, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, इस देश में 2 प्रकार की विचारधारा चल रही है। एक गांधी को मानने वाली, एक गांधी को मारने वाली। गांधी को मानने वाले जितने लोग हैं, वो चाहे जिस भी पार्टी में हो, जितनी छोटी या बड़ी उनकी पार्टी हो, वो सारे के सारे एक विचारधारा, एक रास्ते पे चल रहे हैं। अभी मलूक भाई ने कहा कि संजय रावत जी ने अपना बयान बदला। प्रधानमंत्री के बदलते बयान आपके कुछ निगाह में है मलूक भाई? 70,000 करोड़, चक्की पीसिंग एंड पीसिंग, सुबह सुबह गड़बहिया 4 बजे में शपथ ग्रहण, हिमंता विश्व शर्मा सबसे करप्ट, सुबह सुबह गले लगा लिया, शुभेंदु अधिकारी। अरे नामों की फहरिस्त। और मीनाक्षी जी, आपको एक स्पष्ट कर दूं, इनके पास ईडी सीबीआई होने के बावजूद, मीनाक्षी जी मैं नाम गिनवाता हूं। अरे मलूक भाई नाम सुनिए ना, मलूक भाई नाम सुनिए ना। अरे काउंटर कीजिएगा प्रभु ना, मुझे तो बोल लेने दीजिए, 15 सेकंड में कंप्लीट करिए प्रभात जी, फिर बाकी मेहमानों को पास जाऊंगी। हाँ, मैं नाम गिनवा देता हूँ। कीर्ति आजाद, शत्रुघ्न सिन्हा, यशवंत सिन्हा, ऐसे कई नाम हैं, अरुण शौरी। और अभी जो मार्गदर्शक मंडल बिठा रखा है ना, वो तो नाम मैंने लिया ही नहीं। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैंने आपसे ये पूछा था, कांग्रेस को ये परिस्थिति सूट करती है? नहीं, क्षेत्रीय दल अगर कमजोर होते हैं तो ये परिस्थिति कांग्रेस को सूट करती है। इंडिया क्षेत्रीय दल टूट जाएंगे एक करके, तो इंडिया अलायंस के पास क्या बचेगा? कांग्रेस के सिवाय इंडिया अलायंस के पास क्या बचेगा? नहीं करता, बिल्कुल हमें सूट नहीं करता। मैं चाहता हूं, हमारी पार्टी चाहती है, ऑफिशियल स्टैंड लेके कह रहा हूं, इस देश के अंदर बहुदलीय पद्धति है, हमारे पुरखों ने दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है, इसको खत्म करना भाजपा। ठीक है, एक सेकंड प्रभात जी, हो गई आपकी बात। अनुज जी एक पॉइंट सुन लीजिएगा सर। अनुज जी एक पॉइंट सुन लीजिएगा। आ रही हूँ सर, मलूक सर आ रही हूँ, एक सेकंड रुक जाइए, एक बार उनका रिएक्शन लेने दीजिए, उसके बाद आपके पास आऊंगी। अनुज जी, अटल जी ने एक दौर में कहा था, क्षेत्रीय दल जो है वो भारत के लोकतंत्र का जो गुलदस्ता है ना, उसके फूल हैं। ये उनका स्टेटमेंट है अटल जी का। क्षेत्रीय दलों की राज्य की अस्मिता के लिहाज से अपनी इंपॉर्टेंस है। अगर इस तरह से क्षेत्रीय दल टूटेंगे तो राज्यों की जो पहचाने हैं, उनकी जो अस्मिताएं हैं और उनकी जो अपने चैलेंजेस हैं, उनको रिप्रेजेंट कौन करेगा संसद में? क्या इसकी चिंता है भारतीय राजनीति में आज की तारीख में? मीनाक्षी जी, पहली चीज तो एनडीए के अंदर जितने दल हैं एक दूसरे के पूरक हैं, एक दूसरे को वोट खाने वाले नहीं है। और कांग्रेस तो अपने क्षेत्रीय जो उनके सहयोगी हैं, उन्हीं के वोटों के टुकड़ों पर अपनी सीट जीतती, उससे ज्यादा नहीं है। और दूसरी चीज, कांग्रेस नीत और नियत की बात ना करे,
इनके जादूगर मुख्यमंत्री थे, 6 सांसद 6 विधायक लेके आ गए बसपा के और अपनी पार्टी मिला लिए। 1991 में कांग्रेस की सरकार थी, 1991 महाराष्ट्र में जो कांग्रेस की सरकार थी, शिवसेना की इन्होंने तोड़ा। 54 विधायक थे, 11 विधायक लेके 1/3 भी नहीं थे, वो मान्यता प्रदान कर दिया। एनटी रामाराव की सरकार कैसे गिरा दी। और ये नीति की बात करते हैं और डरपोकता के बाद समाजवादी पार्टी भी न करे। जितने डरपोक मुलायम सिंह यादव जी थे, टुकड़ा खाने वाली भाजपा है। शिवसेना निपटा दिया। सरकारें इससे पहले कब कहाँ गई है, ठीक है, वो ठीक है। टुकड़े की बात करते हो, टुकड़ा खाने वाला भाजपा है। अखिलेश यादव खुद कहते हैं टुकड़ा खोर है भाजपा, टुकड़ा न देता और इस देश का भी टुकड़ा करना चाहती है तो हरगिज नहीं होने मलूक नागर जी, देंगे। इस संविधान का टुकड़ा करना मलूक नागर जी बोलेंगे। हाँ ठीक है, मलूक नागर मलूक नागर जी बोलिए। ठीक है, मलूक नागर जी बोलिए। अरे नहीं होने देंगे। मैं एक बात कह रहा हूँ, बोलिए सर। इनको रोको ना मीनाक्षी, जब भी तो बोलूं। हाँ सर, आप बोलिए सर। देखिए, इन्होंने अभी बात की अजीत पवार साहब की कि वो चक्की पीसिंग और 70,000 करोड़, इनको शायद जानकारी नहीं है। मैं अपडेट कर दूं, अपग्रेड कर दूं इनका सॉफ्टवेयर थिंकिंग प्रोसेस का, कि उद्धव ठाकरे साहब की सरकार थी, शरद पवार साहब की पार्टी साथ मिली हुई थी, और एसीबी जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उसका चीफ परमबीर सिंह थे, और इनकी सरकार में उनको अजीत पवार जी को क्लीन चिट मिली थी। तो अजीत पवार जी को क्लीन चिट इन्होंने इनकी सरकार ने दी। और जहां तक बात है कांग्रेस की, G23 ग्रुप को देख लो, सचिन पायलट की राजनीतिक हत्या कर दी इन्होंने, उसको देख लो। इवन आज भी सहारनपुर का सांसद गांधी प्रधानमंत्री का मनोज यादव। ठीक है सर, क्लोजिंग रिमार्क्स मनोज जी। देखिए मीनाक्षी जी, अब ये चाहे भारतीय जनता पार्टी जो कहे, पूरा देश के लोग ये कह रहे हैं कि पेपर लीक कर दिया, सरकारें लीक हो रही हैं, सांसद लीक हो रहे हैं, सब तो सब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का चंदा भी लीक कर दिया भारतीय जनता पार्टी ने। सनातन धर्म को और सनातन इंडिया अलायंस बचेगा सर 2029 तक? इंडिया अलायंस 2029 में सरकार में होगा। ठीक है, चलिए, बड़ी बात आप कह रहे हैं, देखते हैं राजनीति किस दिशा में जाती है। लेकिन बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन फौरन लौटेंगे और खबरों के साथ। देखते रहिए IDTV इंडिया। खबर बहराइच से। सालार गाजी की दरगाह में चंदा चोरी का आरोप, मंत्री दिनेश सिंह ने दिए जांच के आदेश। डीएम को 15 दिन में रिपोर्ट देने का निर्देश। बीजेपी नेता बासित ने लगाए थे आरोप। समाजवादी पार्टी नेताओं पर चंदे की चोरी के आरोप लगाए गए। देखिए, बहराइच के प्रभारी मंत्री के दायित्वों के निर्वहन के क्रम में मुझे उत्तरोत्तर शिकायतें मिली हैं कि दरगाह हजरत सैयद सलार मसूद गाजी, जिन्हें बहराइच शरीफ भी कहा जाता है, में चढ़ावे, दुकानों, ठेकों, मेलों आदि अन्य मदों से आने वाली धनराशि का बड़े पैमाने पर लूट और गमन हो रहा है, और ये लंबे अंतराल से हो रहा है। किसी के द्वारा इस पर कार्रवाई नहीं की गई है। मैंने जिलाधिकारी बहराइच को इस आशय के निर्देश दिए हैं कि 15 दिन के भीतर सारी शिकायतों की जांच करा करके से अवगत कराया जा सके, जिससे इन आस्था के स्थलों पर हो रही लूट की जांच हो और उन पर कार्रवाई हो, और जो दोषी हो उन्हें कठोर दंड दिया जा सके। बढ़ते आगे, खबर अब वॉर जोन से। ईरान अमेरिका के बीच शांति समझौते पर साइन हो गए हैं। जंग पर फिलहाल विराम लग गया है और अब अगले 60 दिन तक दोनों देश बातचीत कर इस समझौते को अंतिम रूप देंगे। जिस पल का पूरी दुनिया को इंतजार था, पश्चिम एशिया का वो संघर्ष जिसके कारण पूरी दुनिया में हाहाकार मच गया था, दुनिया के कई देशों की अर्थव्यवस्था तबाह हो गई थी, अब उस संघर्ष पर विराम लग गया है। अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते पर साइन हो गया है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फ्रांस के पहले 100 वर्सेलिस में मैक्रों के साथ डिनर के दौरान अमेरिका ईरान एग्रीमेंट की हार्ड कॉपी पर आधिकारिक रूप से हस्ताक्षर किए। बाद में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ट्रंप ने इसका ऐलान भी किया। Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? We signed? Just one question, please. You signed the deal? You signed the deal? We signed? दोनों देश 14 सूत्रीय समझौते पर तैयार हुए हैं। डील की शर्तों के मुताबिक सभी मोर्चों पर युद्ध रुकेगा, कोई सैन्य कार्रवाई नहीं करेगा, संप्रभुता का सम्मान, आंतरिक मामलों में दखल नहीं देंगे। 60 दिनों में अंतिम समझौते पर बातचीत पूरी करने की कोशिश होगी। अमेरिकी समुद्री नाकाबंदी हटेगी। 30 दिनों में आवाजाही बहाल होगी। 30 दिनों में ईरान होर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य करेगा। ईरान के पुनर्निर्माण के लिए $300 अरब का फंड बनेगा। ईरान परमाणु हथियार हासिल या विकसित नहीं करेगा। अमेरिका कोई नए प्रतिबंध या अतिरिक्त बल तैनात नहीं करेगा। अंतिम समझौते तक ईरान परमाणु कार्यक्रम में बदलाव नहीं करेगा। ईरानी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादों के निर्यात के लिए तत्काल छूट मिलेगी। ईरान की फ्री संपत्तियां और धनराशि जारी की जाएगी। समझौते के पालन की निगरानी के लिए विशेष तंत्र बनाया जाएगा। आर्थिक राहत, समुद्री यातायात बहाल करने के बाकी मुद्दों पर चर्चा होगी। अंतिम समझौते को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की मंजूरी मिलेगी। ट्रंप पिछले काफी दिनों से डील की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ईरान अपनी कुछ शर्तों को लेकर अड़ा हुआ था। आखिरकार डील साइन होने के बाद ट्रंप के दिल की बात जुबान पर आ ही गई। This was not easy, I can tell you. डील तो साइन हो गई है, लेकिन अभी कुछ दिनों तक खाड़ी में अमेरिकी सेना तैनात रहेगी। अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ दिन बाद इस पर अंतिम फैसला होगा। Good question. We haven't thought of it. We really, probably a while. It's a good place to stay. The question was, how long will you leave the military in the Gulf? I would say a little while. See how it all goes. I think it's going to go well. इस दौरान ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों पर पूछे गए एक सवाल पर ट्रंप ने कहा कि अगर दूसरे क्षेत्रीय देशों के पास बैलिस्टिक मिसाइल है तो ईरान के पास नहीं होना अनुचित होगा। No, I'm saying that if other countries have them, it's a little bit unfair for them not to have some. A ballistic missile is not the same thing as what we're talking about when we talk nuclear. But if Saudi Arabia and Qatar and they all have some, I would say in relative proportion, I think it's okay. That's what I mean. ईरान अमेरिका के बीच डील का ऐलान होने के बाद ही कच्चे तेल की कीमतों में इसका असर दिखने लगा था। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल कीमतों में कमी आ गई थी। डील साइन होने के बाद इसमें और कमी आई और ये फिलहाल 75 से $79 प्रति बैरल तक आ गई है। जहां ट्रंप इस डील को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर देख रहे हैं, वहीं पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने डील पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने एक्स पर लिखा कि गलत युद्ध को खत्म करने के लिए कमजोर समझौता किया गया। जंग में अमेरिका फेल, ईरान मजबूत हुआ। डील में ईरान के हथियार और प्रॉक्सी नेटवर्क पर चुप्पी है। न्यूक्लियर मुद्दा अनसुलझा, यूरेनियम पर साफ समाधान नहीं है। सिर्फ होर्मुज खुलवाना ट्रंप की उपलब्धि है। तो जंग जरूर थमी है, लेकिन क्या शांति टिकेगी या 7 दिन बाद फिर टकराव होगा, यही सबसे बड़ा सवाल है। एक सवाल इजराइल का भी है कि वो इस डील को मानेगा या फिर अपने दोस्त अमेरिका को ठेंगा दिखाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पेरिस में पीएम मोदी की बैठकों का दौर जारी है। एल्स्टॉम के सीईओ मार्टिन सियोन के साथ प्रधानमंत्री की बैठक। एल्स्टॉम सीईओ मार्टिन सियोन के साथ बैठक और तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। कल ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक हुई, जिसमें
नाविकों की सुरक्षा के मुद्दे को पुरजोर तरीके से प्रधानमंत्री ने उठाया और उसके बाद पेरिस में आज ये अहम बैठक। 16 महीने का गैप, लेकिन केमिस्ट्री वही। फ्रांस में G7 के मंच पर जब मोदी और ट्रंप आमने सामने आए तो सिर्फ बातचीत नहीं हुई बल्कि ताकत, भरोसे और नेतृत्व का प्रदर्शन हुआ। और इस मुलाकात में सबसे ज्यादा चर्चा ट्रंप की उस तारीफ की जिसमें उन्होंने पीएम मोदी को बताया सबसे सख्त और सबसे चौंकाने वाला नेता। फ्रांस की धरती पर हुए G7 सम्मेलन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने आए तो बातचीत के साथ साथ एक खास बात चर्चा में रही। ट्रंप की ओर से पीएम मोदी की खुलकर की गई तारीफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को अपना बहुत करीबी दोस्त बताया और कहा कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं, व्हाइट हाउस में भारत का एक सच्चा दोस्त मौजूद रहेगा। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि वो भारत से प्यार करते हैं और भारतीयों के प्रति गहरा सम्मान रखते हैं। Well, I said it. As long as I'm president, we have a great, they have a great friend in the White House. I don't know where there might have been a trouble. I don't think so. I can tell you, everyone here, they love India. They have tremendous respect for this man. सबसे दिलचस्प बात तब सामने आई जब ट्रंप ने मोदी की कार्यशैली का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मोदी दिखने में बेहद शांत और आकर्षक व्यक्तित्व वाले हैं, लेकिन बातचीत के दौरान वो बेहद सख्त और चौंका देने वाले नेगोशिएटर हैं। So you look at this man. I'll give you a lesson. He's the most beautiful looking man. He looks so nice. He's like an angel. But actually, he's as tough as he's a killer. I don't want to. He's that killer. He's as tough as they come, but he looks so good. So he gets you by surprise. And there's few people like this. People say he's such a nice man. I said no, he's very tough. He's a tough trader, and he loves the Indian people, but he also loves the USA. ट्रंप ने यह भी कहा कि भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील अब अंतिम चरण में है और दोनों देशों के बीच कई अहम समझौते आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने भारत के निवेश की सराहना करते हुए कहा कि भारत अमेरिका में बड़े स्तर पर निवेश कर रहा है। He's the most beautiful looking man. He looks so nice. फिलहाल रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। खबरें आगे जारी रहेंगी, आप देखते रहिए एनडीटीवी इंडिया।